अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 2025 पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा हंगामा खेज रहा। इस साल पार्लियामेंट ने 27वीं आईनी तरमीम करके पार्लियामेंट की बरतरी की मोहर जब्त की। आईनी बेंचेस की तश्कील, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और जजेस ट्रांसफर के हवाले से अहम आईनी और कानूनी तब्दीलियां लाई गई और आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया और बादशाह आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दिफाई मामलात के मद्देनजर चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दिया गया। ताहम इस साल भी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सियासी डेडलॉक खत्म न हो सका। इस साल भी हस्बे रिवायत सियासी पकड़ धकड़ उरूज पर रही। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से बाहर आने की बजाय मजीद केसेस में सजा याफ्ता करार पाए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी तोशाखाना 2 केसेस में सजा सुना दी गई। 9 मई के केसेस में पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं को कई साल की सजा सुनाई गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। मुल्की सियासी मामलात में मुदाखलत करने की बिना पर साबिक डीजी ISI चीफ फैज़ हमीद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी इस बरस सिविल और मिलिट्री दोनों अदालतों ने खूब सजाएं सुनाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ डटी रही, मगर मुज़ाकरात करने या सियासी स्पेस हासिल करने की बजाय उल्टा मुश्किलात का शिकार रही। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में कमांड की तब्दीली करते हुए अलीमीन गंडापुर की जगह सुहेल खान आफरीदी को वज़ीर आला बनवा दिया, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से भी अपने अरकान से इस्तीफ़ा भी लिया। ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत पार्लियामेंट में मजीद कम हो गई और मुस्लिम लीग नून ने मजीद सीट्स हासिल करके कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। यूँ PTI के लिए ये साल सियासी तौर पर मुश्किल तरीन रहा कि ना तो इस साल कोई लॉन्ग मार्च हो सका, तहरीक चल सकी, ना धरना देने की किसी ने रिवायत बरकरार रखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि कामयाब सड़कों की मूवमेंट में नहीं हो सकी और ना ही इलेक्शन कमीशन से अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम करवाने में कामयाब हो सकी। यहाँ तक कि PTI की सियासी नाअहली के बायस कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के पास चले गए और साल के आखिर में PTI के मुज़ाकरात की किस्मत का फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बजाय महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास चला गया। 2025 में मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा और अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2026 में क्या सियासी डेडलॉक ख़त्म हो सकेगा। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट रऊफ क्लाशा साहब ने। का साल का इख्तिताम है, ये जो साल 2025 हमने गुजारा है सियासी तौर पर ये कैसा रहा? सियासी तौर पर तो मेरा ख्याल है बड़ा क्या कहना चाहिए, हंगामा खेज। ऐसा साल वैसे मुझे नज़र नहीं आता। मुझे इस्लामाबाद में 27 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, जर्नलिज्म करते हुए। कोई ऐसा साल नहीं था जिसको हम कह सकें कि बड़ा सियासी तौर पर पीसफुल था, स्टेबिलिटी वाला साल था और सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। और मेरी एक राय है इस जमहूरियत के बारे में, जो हो सकता है जिससे बहुत सारे लोग ना एग्री करें। इस तरह की स्टेबिलिटी या सियासी स्टेबिलिटी जो हम तलाश करते हैं वो दुनिया के थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होती कभी। ये मतलब चीज़ हमें माननी पड़ेगी, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। जहाँ सियासत होगी, जहाँ पे जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट होगी, वोट होगा, लीडर्स होंगे, तो वहाँ पे फटे भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगे, झगड़े भी होंगे, झूठ भी होंगे, सच भी होंगे, दूसरे के साथ सर भी फाड़ेंगे, ज़बानी तौर पे गाली गलौज भी रहेगी। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आपको यही रहेगा। इसी खित्ते में देख लें, चले हम बाहर नहीं जाते, बाकी चले उस आइडियल उस डेमोक्रेसीज हम उनकी भी बात भी कर लेंगे। इंडिया को देख लें, इंडिया में आपको क्या लगता है अभी आजकल वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो है राहुल गांधी साहब, उन पे लगे हुए कि वहां भी वोट चोरी हुआ है। वहां भी वो कहते हैं बिहार में हमारे इलेक्शन चुराए गए, अभी वो कहते हैं बंगाल के लिए आप ये कर रहे हैं। अभी वहां पे आप ये देख लें, 2-2 दिन जो है वहां पे लोकसभा में वंदे मातरम पे बहस हो रही। जब दिल्ली में धुंध और स्मॉग की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, उनकी क्या प्रायोरिटीज थी कि जो हमने ये वंदे मातरम पे बहस करनी है। उनकी गुफ्तगू सुने, उनके चैनल्स आप देखें, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े लिंचिंग। अभी जो वहां पे अगेन उसमें क्रिसमस में जो कुछ हो रहा था वो हमने देखा और बहुत सारी चीजें हैं। सेकुलर भी कहलाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी खुद को कहलाते हैं। ऐसे ही तो फिर बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें। अगर हम इस खित्ते में देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां पे पार्लियामेंट होगी वहां इस तरह की स्टेबिलिटी जिसकी तलाश आपको मुझे है ना आइडियल वो नहीं होगी। अच्छा थोड़ा सा अगर बाहर निकल पड़े
यूके में देख लें, मेरा ख्याल 2007 के बाद जब उसमें टोनी ब्लेयर के बाद उससे पहले टोनी ब्लेयर से पहले देखें मार्गरेट थैचर, जॉन मेजर या टोनी ब्लेयर 2-3 टर्म्स उन्होंने ली हुई हैं। वहां पे देखें 2007-8 के बाद कोई भी मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साल 2 साल शायद मुश्किल से निकाल पाया हो। वहां भी अब तक मैं गलत नहीं कह रहा तो वहां भी 8-10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। जापान देख लें, इटली देख लें, इवन फ्रांस में पिछले दिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा था कि जनाब क्या करें हम। सो जहां पार्लियामेंट्सों की प्रॉब्लम होगा, अगर उसकी तरफ अमेरिका की तरफ चले जाए तो वहां पे देखें उसे ट्रम्प साहब जो है वो सिंगल हैंडली सारे फैसले कर रहे हैं। आपको लगता है वहां पे कोई कांग्रेस है, कोई कैबिनेट है, कोई चीज है? वन मैन है, और वो वन मैन जो है ट्रम्प साहब है, जो दिल चाहे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे वो साइन कर दे। तो हम जिस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फैंसी वर्ल्ड है पाकिस्तान में हमारे, बड़ा एक सारे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हेलो भाई, जहां वोट होगा वहां पे इस तरह स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहां पे लड़ाई फटे होंगे। हाँ, जहां किंगडम है वो सऊदी अरब होगा, यूएई होगा, कतर होगा, चाइना होगा, फिर आपका रशिया होगा, नॉर्थ कोरिया होगा, ये मॉडल्स हैं जहां पे फिर वन मैन वन पार्टी चीजें हैं, तो वहां पे सुकून है, वहां पे मजे हैं। आपने जमहूरियत लेनी है, अगर हमने बातें करनी है और थोड़ा सा आजादी है वटेवर, तो फिर ये तो चीजें रहेंगी। सो मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बस ठीक है, साल गुजर गया सो गुजर गया, अगला साल भी ऐसे ही रहेगा तकरीबन। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंगली साल जब गुजरता है तो क्लासेस अब कोई फायदे में रहता है तो कोई नुकसान में रहता है, क्योंकि बैलेंस इसी को कहते हैं। कोई किसी का ज़्यादा क्या कहते हैं पंजाबी में दाग लग जाता है, किसी का शायद नहीं लगता है। तो ये जो दाग लगने वाली बात है, क्योंकि तरमीम भी हुई, उससे पहले हमने पिछले साल भी देखा 26वीं तरमीम आईनी और फिर 27वीं। ये किसका दाग लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, किसका नहीं लगा? ये अच्छा सवाल है आपका, जो दांव लगने वाली बात आपने की है। दांव तो साफ ज़ाहिर है हमारे एस्टेब्लिशमेंट का लगा है सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा हमारे सियासतदानों का भी लगा है। नुकसान में जो गया है ज्यादा, मतलब फायदे में तो यही रही है आपकी अब रूलिंग एलीट जो फायदे में रही है। जो बड़ी मुश्किल से वो कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थे या पिलर्स ऑफ द स्टेट थे, रेजिस्ट करते थे, कोई बात होती थी, कोई हुकूमतों को टफ टाइम मिलता था, कोई एस्टेब्लिशमेंट को मिलता था। और हम भी समझते हैं बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने भी अपने आप को मतलब ये उसको ओवर स्ट्रेच किया, बियॉन्ड जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी थी। हमारी अदलिया ने भी की, मीडिया ने भी, हमने भी शायद की, जिसके नुकसान ये हुआ कि हुकूमतों को एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला के वो लपेट ही दें। मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा मुझसे पूछा जाए, जो लूजर रहे हैं वो तो दो ही रहे हैं, एक मीडिया लूजर रहा है और एक हमारी जुडिशरी रही है, जो कि वॉच डॉग समझे जाते हैं कि उनको जिस तरीके से उनके हाथ पीछे बांधे गए हैं, हाथ काटे गए हैं। कुछ वो कहते हैं ना, मुनीर नियाज़ी साहब की पंजाबी की बड़ी खूबसूरत नज़म, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। कुछ तो पहले भी जालिम थे, रूलिंग एलीट जालिम थी, वो मौके की तलाश में थी, जुडिशरी और मीडिया के हाथ हमने काटने हैं। कुछ हमें भी बड़ी जल्दी थी कि बहुत जल्दी कोई, जो हमने भी तो आत्मा चाहिए हुई थी। अब ये बात कोई बहुत सारे हमारे साफी दोस्त जब मीडिया वाले या जुडिशरी वो भी तो नहीं मानेंगे, हमने भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो मतलब अब मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी चीजें हमने भी आगे जाकर विकेट से बाहर निकल के खेली हैं, और जुडिशरी भी यही कुछ कर रही थी। सो जो लूजर है इस पूरी गेम में वो आपकी आपकी जुडिशरी हुई है, उनके पावर्स बहुत कट हुए हैं, जिसका नुकसान हुआ मैं समझता हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे इदारे काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, रूलिंग एलीट अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते, उस मुल्क में थोड़ा सा आपको जुडिशल एक्टिविज्म होना चाहिए। लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म से जब आप पॉलिटिक्स में एंटर हुई है, जुडिशरी प्रॉब्लम हुए हैं। सेम मीडिया जो है ये अपने आप को एक पॉलिटिकल प्लेयर समझे, इसे समझा है, और ना कि एक उसको इसका पिलर ऑफ द सोसाइटी जिसे वॉच डॉग का रोल अदा करना है, सबकी बात करनी है। मीडिया बढ़ता गया, तकसीम होता गया, ये उस पार्टी का, ये फलां का है, ये उसका लीडर का तर्जमान है, ये फलां का तर्जमान है, उसका हमें नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल मतलब पाकिस्तान के हवाले से देखें तो आपकी सोसाइटी की जो आवाज थी या एक डिफेंस थी वो वीक हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज वीक हुई हैं, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पावर जो है वो मजीद बढ़ी है। एंड इसका जिसको ब्लेम देना चाहे आप दे सकते हैं। खान साहब जो थे वो एक पावरफुल एक पिलर के तौर पर सामने थे, लेकिन इस साल हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है और उनकी पार्टी जो है वो भी पॉलिटिकली तौर पर वीक हुई है। जैसे कल वो कह रहे थे, बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि कहाँ हमने खान को रिहा करवाना था, कहाँ अब हम खान से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ से देख लें कि कहाँ कहाँ पर आपको पॉलिटिकली तौर पर इन पार्टी से भी कोई गलतियां हुई हैं, कोई ओवरऑल हम सब से आस्क यू टू प्रिडिक्ट, ज़ाहिर है कि वो आप सियासी तौर पे भी प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत देंगे हमें, और मीडिया के लिहाज से तो आप तबसरा कर चुके हैं। मैं मीडिया पे एक सवाल करना चाहती हूँ, विच वॉज नॉट प्लान्ड येट, लेकिन अब आपने चूँकि जिक्र किया है, ये जो आपने कहा कि मीडिया भी
के भी पंख जो हैं वो क्रिपल्ड हुए हैं हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। मुनीर नियाज़ी साहब का शेर आपने पढ़ा है, तो ये अगर मैं कंपैरिजन करूं 2018 के बाद से 2024 तक, वो ज़्यादा वर्स्ट रहा है या 2025 में ज़्यादा क्रिपल्ड हुए हैं? बढ़ता क्या है काम, वहां से शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि वो जो 2018 से पहले अगर आप देखें तो बहुत सारा हमारा मीडिया जो है वो तकसीम रहा है, पोलराइज्ड हुआ है। मीडिया हमारा पोलराइज्ड होना शुरू हुआ है 2013 के बाद, हाँ मतलब जी। बल्कि 2014 के, मैं समझता हूँ जब पनामा वगैरह आए थे, जी। उसके बाद वहां से ज्यादा पोलराइजेशन वगैरह चीजें शुरू होने हुई कि लोगों ने फिर पोजीशन लेना शुरू कर दी, फिर बातचीत होना शुरू हो गई। सो उस वक्त पोलराइजेशन शुरू हो चुकी थी 2014 के बाद। फिर धरना आ गया, धरने में फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, और नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी तो उस वक्त के भी एंकर जो है तो बड़ा, वो तो अब ये खुद कहते हैं कि हमें फाइलें दिखाई जाती थी, तो हमें करप्शन की स्टोरीज बताई हाँ जाती थी। जी। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंकर तो बताते हैं सरेआम, ये कहते हैं हमारे हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, हमें तो कहा जाता था जनाब ये करप्ट है, फलान है, ये। सो उस वक्त मीडिया के लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतों के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे थे। मैं मानता हूं कि वो स्टोरीज में बहुत सारी जान भी थी, चीजें भी थी, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ये काम करवा रही थी तो फिर ये जर्नलिज्म नहीं रह जाता। एम्बेडेड, अगर एम्बेडेड जर्नलिज्म कर रहे थे कि आपको आपको एस्टेब्लिशमेंट खबरें दे रही थी, स्टोरीज दे रही थी, और आप कर रहे थे इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशन, दैट्स अनदर थिंग। वो फिर जर्नलिज्म जो है वो फिर एक एक्टिविज्म हो जाता है, फिर वो जर्नलिज्म नहीं रह जाता। लेकिन 2018 की जो आपने बात की है, उसके बाद उससे पहले भी जो इमरान खान साहब को एक एक टीम तैयार करके दी गई थी, जनरल फैज थे, जनरल ये गफूर थे, जनरल बाजवा साहब थे, और पूरी सोशल मीडिया टीमें दी गई। फिर कीबोर्ड वॉरियर्स उन्होंने इंडक्ट कर लिए कि जनाब खान साहब को उन्होंने होलियर देन पोप का एक लार्जर देन लाइफ का इमेज बना के दिया। फिर उसके मुकाबले मरियम नवाज साहब है, उन्होंने, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने मीडिया सेल बना लिया कि जनाब कि अगर आपने आन सलाट को रोकना है, इसको सोशल मीडिया की, इनकी इमरान खान साहब की, तो हमें भी बनाने होगा। सो उसके बाद जो आपस में गाली गलौज का कल्चर, एक दूसरे के घरों तक जाना, ट्रेंड चलाना, क्या क्या मतलब बातें हुई। तो उसके बाद तो मीडिया जो है, अब तक नेशनल मीडिया से बचा हुआ था, सोशल मीडिया पे चीजें हो रही थी। लेकिन फिर हमने देखा ग्रेजुअली तौर पर हमारे नेशनल मीडिया के एंकर, बड़े बड़े एंकर, वो मोहताज होते गए, रेटिंग के मोहताज होते गए। जनाब आपको कोई ना कोई पार्टी चाहिए, कोई ना कोई लीडर चाहिए, किसी का तर्जमान बन जाए, किसी का सपोर्ट पर्सन बन जाए, जो झूठ सच की कहानियां घड़नी है, लीडर को महात्मा बना दें, किसी को कैद बना दें, तो किसी को एशियन को टाइगर बना दें, और इस तरह की चीजें करके आपका ख्याल था कि उनकी फॉलोइंग से आपको व्यूअरशिप आएगी, डॉलर जाएंगे, और फिर रेटिंग होंगी, आपके प्रोग्राम चलेंगे। तो अब तो आपको कोई खाल खाल मिलेगा जो एंकर हो, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि नहीं ये तो किसी पार्टी का। नो, यू कैन प्रेडिक्ट। अब आप मोस्टली लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ये फलां बंदा जो बात कर रहा है, यूट्यूबर में प्रोग्राम कर रहा है, वीलॉग कर रहा है, या कोई शो कर रहा है, इसकी सिंपैथीज किसके साथ है। तो फिर जर्नलिज्म का क्या असर होना था, फिर किसने आप पे मतलब बिलीव करना था, या फिर ये सोच लिया गया कि फलां लीडर के साथ है तो आप सच्चे जर्नलिस्ट हैं, अगर फलां पे आपने तनकीद कर लिया तो आप बिक गए हैं, लिफाफा है, टाउट है, मुखबिर है, बला बला बला। तो मीडिया की तो ये हालत जो है हमने खुद कर दी अपने रेटिंग के चक्कर में, अपने अप्रूवल के चक्कर में। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को इनमें नहीं आना चाहिए था, रेटिंग्स का, अप्रूवल के, क्लिक, व्यूज पे। आपने सही बात कहनी है, आप कोई कॉमेडी नहीं कर रहे, एंटरटेनर नहीं है, सिंगर नहीं है कि आपने लोगों की गुदगुदियां करनी है, उन्हें खुश करना है, तालियां बजवानी। नो सर, ऐसा नहीं होता। सो मीडिया का भी इसमें यानी आप मेरा कहना ख्याल चाह रहे हैं जुड़ाव हुआ कि है। we've become over the time we've become lapdog instead of being watchdogs, और यही आपने जुडिशरी के बारे में भी आप कह सकती हैं, अगर मैंने ये लफ्ज यूज कर दिया होता तो बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाते। आपके मुंह से सुनकर नाराज नहीं होंगे। बाकी आपने बातें तो ठीक की है दोनों ही। मैंने बस हकीकत बयान की है, मैंने कहा साल का आखिरी दिन है तो कोई बात नहीं, जाते जाते आप थोड़ा जुर्रत कर सकती हैं, आप फरमा जुर्रत कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता था ये बात कहने वाली जो आपने वाच डाक से पहले वाले दुआ लफ्ज आपने करेंगे ये इस्तेमाल जरूरत किया। आने वाले साल में भी कंटिन्यू रहे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे खलासा साहब करना चाहूंगी। 2025 में तो ना मुज़ाकरात हुए, ना कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ, ना धरना हुआ, ना कोई प्रेशर बिल्ड हुआ, और सब कुछ अपनी जगह पर रहा है, वो हल्की फुल्की आंच पे वो चलती रही है मौसीकी। पर 2026 में आप देख रहे हैं कोई आइस ब्रेकिंग वाला मामला, या फिर वही होगा हनूस दिली दूरस्त? मुझे कोई मतलब पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। पॉलिटिक्स में कोई आप कोई हतमी चीज तो नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंटेड तो कोई चीज नहीं होती, डेवलपमेंट्स होती हैं, चीजें सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम तक कुछ और हो जाती हैं, तो यू कांट प्रिडिक्ट। लेकिन एक जनरल रीडिंग हो सकती है। इस वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से तो कोई थ्रेट नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट को है, ना हुकूमत को है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर को, ऐसा सच कोई मुझे तो नहीं लगता कि 2026 में कोई बहुत बड़ा कोई स्टॉर्म क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन
होने को चीजें विद इन आवर्स भी हो जाती हैं, विद इन, हमने बांग्लादेश में भी देखा चीजें, हाँ श्रीलंका जी। में देखा, उधर नेपाल नेपाल में। वगैरह में देखा, चीजें हो जाती हैं, फेयर एनफ। लेकिन अभी तो आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही कि कोई बहुत बड़ा आप तूफान खड़ा कर सकेंगे। हाँ, जो थोड़ी सी कोई अभी सी हल्की सी मौसीकी की जो आपने बात की है, वो आपको पीपल्स पार्टी के फ्रंट पे होते नजर आ रही है कि शायद वो उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था पड़े, कोई एनएफसी के ऊपर कोई उनको प्रॉब्लम है, कुछ वो एलोकेशन की कोई बातें हो रही फंड्स हैं, कोई उस पे को लगता है कि पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान वो नहीं है। फिर वो कहते हैं जनाब कि हमारी शायद बात हुई थी कि बिलावल भुट्टो साहब को 2.5 साल बाद वजीर आजम हाँ बनाया जी। जाए, तो अगस्त में या अभी जो भी है तो 2.5 साल पूरे होंगे। वो अभी से छोटी मोटी बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे को लगता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज जो है इस साल होगी। लेकिन वही वाली बात कि कुछ चीजें होने पे आती हैं तो विद इन आवर्स हो जाती हैं, नहीं होने पे आती हैं तो एक लंबे अरसे के लिए चलती हैं। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है तो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट जो है दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। इमरान खान साहब जो उनके अपोनेंट्स जो हैं इसके हुकूमत के, वो कि बहुत बड़ा टफ टाइम अगर 2025 में नहीं दे सके तो मुझे कुछ 2026 में तो वही बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम को वीक पोजीशन पे खड़े हुए हैं, हम स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। तो पीटीआई जो है आप देखें वो तो अब उनकी इमरान खान साहब की बहनों के एहतजाज तक महदूद होकर रहेगी है। वो बेचारी आती हैं एक दिन वहां पे मंगल वाले दिन बैठती हैं, कोई 2 4 5 6 घंटे रात को उन पे पानी वगैरह फेंक दिया जाता है, गिरफ्तार करके उनको एहतजाज होता है उनको वो, चक्री लेकिन वगैरह निकल जाते छोड़ हैं। आते हैं। फिर एक वो दोबारा वापस आते हैं। इसके अलावा तो पीटीआई की बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नजर नहीं आ रही। इसलिए इनके अपने अंदर बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे अंदर फाइट्स हैं, ग्रुप्स हैं, स्टेट्स विद इन स्टेट्स वाले हिसाब है। सो पीटीआई की बहुत बड़ी बिग थ्रेट नहीं रहेगी मेरा ख्याल है इनके लिए फॉर द टाइम बीइंग। कल का मुझे नहीं पता कि अगले साल में किसी वक्त क्या हो सकता है। यानी वही बात है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज इफ देयर आर एनी पॉलिटिशियंस लेफ्ट। ये भी साथ ऐड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच रऊफ क्लासा साहब, आपने अपना कीमती वक्त और राय दिया और हमने कोशिश की जो साल गुजरा है उसका एक राउंड अप लिया जाए पॉलिटिकली कि कहाँ पर हम लोग वीक हुए, कहाँ स्ट्रांग हुए, और वो जो तज्जिया है वो तो आपने सुन लिया। एक ब्रेक का काजा, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर बेहतरीन और शानदार कामयाबियों के हवाले से गेम चेंजर साबित हुआ। साल के आगाज से ही पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी की वजह से इंटरनेशनल सतह पर पजीराई मिलना शुरू हो गई। ताहम मई के महीने में पाक भारत जंग में भारत को धूल चटाने के बाद न सिर्फ खित्ते में पाकिस्तान ताकतवर तरीन मुल्क बन गया, बल्कि मगरबी ममालिक की सोच भी पाकिस्तान की जानिब बदल गई। वाशिंगटन में भारत का सिक्का मौजूद होने और मजबूत लॉबिंग को शिकस्त हुई और पाकिस्तान की सिफारतकारी ने अपना आप मनवाया। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस ज़ौराने पर मदऊ किया गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता 6 महीने से जिस मुल्क भी जाते हैं, जिस तकरीब में भी हिस्सा लेते हैं, वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के गुण गाते नजर आते हैं। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी के बायस ही अमरीकी टैरिफ वॉर में हम टैरिफ की बुलंद शरह से महफूज भी रहे, बल्कि बेहतरीन खारजा पॉलिसी के बायस पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मजबूत और मुस्बत रहा। पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब, लीबिया और आज़रबाईजान समेत कई ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे किए, जबकि बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से पाकिस्तान पहले सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ और बाद जुलाई में सलामती काउंसिल की सदारत की कुर्सी भी संभाली। यूँ साल भर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भरपूर कामयाबियाँ समेटी, जिसकी गवाही दुनिया भर के मारूफ जरीदों ने दी। अमरीकी मैगजीन दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वाज़े वर्जन के साथ रियासती रिट को मजबूत किया और आलमी सतह पर ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने पाकिस्तान की शान में लिखा कि 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। इस साल वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हुआ और पाकिस्तान को फ़ौक़ियत मिल गई। उधर बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही, जिसकी वजह से भारत को बहुत मायूसी हुई और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का ताकतवर तरीन मुल्क बन गया। तो नाज़रीन, 2025 कुल मिला के पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर रिकॉर्ड कामयाबियों का साल रहा। अब 2026 कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एंड एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, आपने वक्त निकाला। हम 2025 को जब खैर बात कह रहे हैं और मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि इसको समअप कीजिएगा कि मई के बाद से अब तक ये साल, बल्कि जनवरी से अब तक ये साल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हिसाब से कैसा रहा? जी, इट वाज अ ग्रेट ईयर। बिल्कुल 2025 जो है
उसने पाकिस्तान की एक बहुत ही बूस्ट दिया, इम्पेटस दिया, फिलिप दिया। और ये जो है इनफैक्ट पूरा साल ही कामयाबियों का साल था। अगर हम इस खित्ते में देखें, अपने खित्ते में, तो अगर बेशक हम शुरू करें बांग्लादेश से, जो दोबारा से हमारे ताल्लुकात एक बहुत ही खूबसूरत जो है फेज में दाखिल हुए। उसके साथ साथ ही बाकी जो इस खित्ते के मुल्क हैं उनके साथ भी ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए उस लेवल तक के वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे गूंजे। फिर उसके बाद देखें कि अगर हम मशरिक़ वुस्ता की तरफ जाएं, जीसीसी कंट्रीज जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, तो उनसे सबसे भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। टॉप लेवल विजिट्स इतनी ज़्यादा इस साल में हुई हैं। फिर सऊदी अरेबिया से SMDA जो हुआ साइन, जो है, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन भी है। फिर उसके बाद देखें अमेरिका के साथ खसूसन, तो अमेरिका के साथ तो जो है, जिस तरह बिल्कुल आपने भी जिक्र किया, एक बहुत से जरायद ने ये लिखा कि ये रीसेट का साल था। तो इसी तरह अगर आप देखें सेंट्रल एशिया के साथ, उसमें भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं इस साल, उसमें भी हिस्टोरिक जो है ना लेवल्स पे रवाबत दोबारा से मजबूत हुए। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो बेशक SCO ले लें, जो है यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान का रोल जो है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी जो है पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। तो ओवरऑल जो है सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के बारे में एक तासुर जो इंडिया ने बहुत अरसे से एक मिसपरसेप्शन वो जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, पाकिस्तान तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार है, पाकिस्तान तो जो है ना दहशतगर्दी को एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करता है, वो सारा डिस्पेल हो गया। बल्कि इंडिया पे आ गया उल्टा कि इंडिया जो है ना, इंडिया कोई राइजिंग इंडिया नहीं है, कोई शाइनिंग इंडिया नहीं है, कोई इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है, बल्कि इंडिया एक ऐसी स्टेट है जो कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार है, जिसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे उभर के सामने आया। और साथ ही साथ इस चीज पे भी कि काउंटर टेररिज्म में जो पाकिस्तान का रोल है, उसके बारे में जो एम्बिग्विटीज थी किसी जमाने में, जो कुछ मिसपरसेप्शंस थी मगरिब में खसूसन, वो सारी इस साल बहुत डिस्पेल हुई। बिकॉज पाकिस्तान एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही वाज़ेह जो है ना स्टैंड पाकिस्तान का, कुछ ऐसा अनयूजुअल भी हुआ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस दोहा पर जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से, उसके बाद पूरी एक गेम और शिफ्ट जो है वो हमने देखा, और फिर अमेरिका के रवैये में भी खासी तब्दीली हमने देखी टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि अरब का इंटरेस्ट बढ़ गया, और फिर सऊदीया के पैक्ट की भी आपने चूँकि बात की है। बट ओवरऑल जौहर सलीम साहब, हमने अपने खत्ते में बड़ी इंस्टेबिलिटी देखी। फॉर इंस्टेंस नेपाल में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, और अभी रिसेंटली ईरान को भी ताज़ा दोबारा एक धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है अलॉन्ग विद नेतन्याहू। तो पाकिस्तान का इस खत्ते में जहाँ पर हम रोल की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, वहाँ पर जो खत्ते में इंस्टेबिलिटी है उसमें पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं? एज एन US अलाय, या फिर क्या ये रिप्लेसमेंट भी मौजूद है? नहीं, देखिए इस खत्ते में बिल्कुल जो हमने देखा कि बहुत से क्राइसिस जो है रहे हैं, क्राइसिस रिडन खत्ता रहा है, और उसमें इंडिया ने तो उसमें और इजाफा कर दिया है, कितनी ज़्यादा जारहियत करके ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक पे पहुंचा दिया खत्ते को। तो वो तो देखिए अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान का जो रोल सामने आया वो एक बिल्कुल था कि ऐसी स्टेट, और जो मिडिल पावर का आपने भी यूज किया, और ये बहुत से जराइद ने भी इस्तेमाल किया है कि जी पाकिस्तान जो है एक मिडिल पावर के तौर पे उभरा है, और ये क्योंकि मल्टीपोलैरिटी का जमाना है, तो उसमें मिडिल पावर्स का जो है उनका एक कॉन्सेप्ट भी वाज़ा हो रहा है, और साथ ही साथ उनका रोल भी अहम हो रहा है। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी उनके अराउंड हो, वो उसमें एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बनते हैं उसमें। तो पाकिस्तान एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी सामने आया है इस खित्ते में, इसीलिए देखें इतनी ज़्यादा तवज्जो जो है। अच्छा, अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें अच्छी चीज़ ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा। शुरू ये साल इस तरह हुआ था जब पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उनका एक बहुत हाई वैल्यू जो है ना, उनको जो टारगेट जिस मतलूब था वो पाकिस्तान ने उनके हवाले किया, शरीफुल्लाह जो है। लेकिन उसके बाद जो है बात काउंटर टेररिज्म से बहुत ज़्यादा वसी गई इस चीज़ पे भी कि इंडिया के जो क्रेडेंशियल्स से वो जो एज अ काउंटर वेट, सो कॉल्ड पोटेंशियल काउंटर वेट टू चाइना, वो सारे जो है ना उनके वो क्रेडेंशियल्स तो बिल्कुल ही जो है ना रून हो गए, एक्सपोज हो गए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स एज एन इकोनॉमिक पार्टनर
वो भी उभर के सामने आए। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा कि पाकिस्तान जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो है इस वक्त वो दुनिया में उसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो है कि उनकी जो एक्सेस है वो उस वक्त जो बड़े बड़े इकोनॉमीज़ हैं सारी कोशिश कर रही हैं। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की जो है ना क्योंकि सामने आई कि पाकिस्तान के पास उसके बहुत ज़्यादा रिजर्व्स जो उनसे हैं ख़ुसूसन बलूचिस्तान में मौजूद हैं, तो उससे अमेरिका का इंटरेस्ट एक इकोनॉमिक लिहाज से भी आया। इसमें और भी बहुत से मुल्कों का इंटरेस्ट है पाकिस्तान से माइनिंग के शोबे में, और साथ ही साथ सिर्फ फिर इसमें नहीं, एनहांस ट्रेड में भी, एनहांस दूसरे एरियाज में इन्वेस्टमेंट, मसलन आईटी का शोबा है, एनर्जी जो है ना का शोबा है। जो बेंचमार्क पाकिस्तान ने सेट किया है जौहर सलीम साहब बिलखुसूस मई के बाद, और जिसकी बात भी आप कर रहे हैं, जिस इम्प्रेशन की थ्रू आउट द ईयर रहा है, मुख्तलिफ जरीदों ने इसके बारे में लिखा, मुख्तलिफ ममालिक की अपने रिप्रेजेंटेटिव के जो मूड्स थे टवर्ड्स मीटिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, वेदर इट्स CDF और प्राइम मिनिस्टर, वो भी चेंज हुए, रवैये भी तब्दील हुए और वाशिंगटन में जोराना भी दिया गया। बट अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो है कि आपने इन रवाबित से अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करना होता है। पाकिस्तान ने दिफाई एक्सपोर्ट खासी बढ़ाई है, चाहे वो लीबिया के साथ हमारा मुआहदा हो या फिर हमारा आज़रबाईजान के साथ मुआहदा हो, और ज़ाहिर है कि हम रियाद में तो मकबूल हैं ही, पहले से ही थे, अब और बैलेंस आ गया है। बट क्या आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये चीज़ जो है मेक श्योर की जा रही है और आने वाले साल में भी होगी कि पाकिस्तान को ये सिर्फ जो सिफारती फतह है ये थोड़ी सी चेंज होकर, ये ट्रांसफॉर्म होकर इकोनॉमी की तरफ भी जाए? देखिए, मैं तो बिल्कुल अपने बहुत सारे मीडिया कमेंट्स में ये कह चुका हूँ कि अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस वक्त हमें डिप्लोमेटिक एक प्रोफाइल मिला है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल मिला है, साथ ही साथ उसको ट्रांसलेट किया जाए इनटू म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक गेन्स, उसको ट्रांसलेट किया जाए इनटू म्यूचुअली बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस, ट्रेड लिंकेजेस, इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन लिंकेजेस, एजुकेशनल कॉपरेशन लिंकेजेस, जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन लिंकेजेस। क्योंकि देखिए, अगर वो हम करेंगे तो फिर ड्यूरेबिलिटी आएगी इसमें। जो ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के साथ, उसमें सब्सटेंटिव एलिमेंट जो है जाहिर है वो एक दूसरे के लिए जो आपकी गुडविल है या पॉलिटिकल जो आपकी जो शेयर परसेप्शंस होती हैं, आपकी जो शेयर एस्पिरेशंस होती हैं, वो बहुत अहम होती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह की लिंकेजेस हैं, ट्रेड की एक और जो इन्वेस्टमेंट की लिंकेजेस जो है ना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स की लिंकेजेस जो हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन की, ये बहुत सारे शोबे, टूरिज्म कॉपरेशन की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो दवाम बख्शती हैं फिर जो इन ताल्लुकात को। तो वो बहुत सिनको नौ है इस वक्त कि हम अब 2026 को इस साल इस चीज़ का साल बनाए कि ट्रांसलेटिंग ऑल दीज गेन्स इनटू इकोनॉमिक लिंकेजेस, क्योंकि वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये, मैं तो कह चुका हूँ कि ये इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमें पूरी तरह से जो है ना सीज करना है, इसको पूरी तरह से हमें सी द बैलेंस दैट वी मे एक्वायर और वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, जो कि बैलेंस है इन बिटवीन बीजिंग, वाशिंगटन एंड प्लस नाउ तेहरान को भी आप इंक्लूड कर लें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी आपको वज़ीर दाखिला का वो बयान याद होगा मोहसिन नकवी साहब का कि हमने मुआवनत की थी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये जो और फिर प्लस इसमें मॉस्को भी ऐड कर ले, क्योंकि हम अब थोड़ा थोड़ा कुर्बत तो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल शायद इंडिया के साथ मॉस्को का वो ताल्लुक़ अभी बरकरार है। अब वो देखेंगे उसका फ़ायदा हम कैसे उठाते हैं। तो ये जो बैलेंस है, ये 2026 में आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये इसको आई वुड से कि ये जो बैलेंस है, अब ये बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल वेट है आपके, जो है ना, आपके जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, उनकी नौयत मुख्तलिफ होती है। अब पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं बहुत अहम है। अब अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हमारी जो है ना एक्सपोर्ट्स का। साथ ही साथ वहाँ पे इतनी बड़ी हमारी डियास्पोरा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस आती हैं, डिफेंस कॉपरेशन की, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की पूरी जो है ना हिस्ट्री है। और फिर जाहिर है कि अब तो मिनरल और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, उसमें वो उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में दहाइयों से इन्वॉल्व है, इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं हमारे, वो एक हमारे ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। तो वो जो है अब उसमें सबसे बड़ा हमारा दुनिया में ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर चाइना है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर चाइना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है, ठीक है।
तो उसमें अब वो उसमें इक्वालिटी की जरूरत नहीं होती, मतलब जाहिर है, और वो अमेरिका भी अंडरस्टैंड करता है, इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कैलिब्रेट किया है इसको। वो ना चाइना को ये शिकायत हुई है कि अमेरिका के आप नजदीक आ रहे हैं, ना अमेरिका को ये मसला है कि जी आपकी चाइना के साथ जो है वो तो अपनी जगह पे अभी तक कायम है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो है ना, ये इसमें जब बैलेंस कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने उसको कैलिब्रेट किस तरह करना है, और वो कैलिब्रेट इस तरह करना है कि किसी भी आपके जो ताल्लुकात हैं एक मुल्क के साथ और दूसरे मुल्क के साथ, वो कोई जीरो सम गेम ना बने। मतलब जीरो सम गेम यानी कि ये ना हो कि एक मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो दूसरे के साथ कम हो रहे हों। तो उस तरह नहीं हुआ। हमने इन सारे कैपिटल्स के साथ जिनका आपने जिक्र किया, जो कि हमारे लिए जिस अहम तरीन है, बीजिंग है जो है, उसके बाद जो है अगर दूसरी तरफ अमेरिका है उसकी जिसकी अपनी एक अहम है, इसके साथ ईरान और सऊदी, हालांकि अलग अलग जो है ना उनकी पहले प्रॉब्लम थी, अब लकीली उनकी रिप्रोचमान हो गई है तो थोड़ा सा प्रेशर भी कम है। लेकिन हमने ये बावर कराया इन सारे मुल्कों को कि देखें आपके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको हम जो है ना पूरी अहमियत देते हैं, और उसका ताल्लुक जो है हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात में नहीं है। So, आप तो कह रहे हैं ये कि मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी लिस्टेड डाउन आवर प्रायोरिटीज, और हमें पता है कि हमने किस मुल्क के साथ किस तरीके से ये चलना है। थैंक यू सो मच और सलीम साहब, और होना भी यही चाहिए क्योंकि हमें कम से कम ये तो बावर हो गया है कि कौन हमारा टेम्परेरी दोस्त हो सकता है और कौन हमारा परमानेंट दोस्त है और साथ रहेगा। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 2025 का मुआशी मैदान पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। गुज़श्ता साल कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुआशी मैदान में दिवालिया हो जाएगा, मगर बेहतरीन मुआशी पॉलिसी के बायस न सिर्फ दिवालिया होने से बचे बल्कि मुआशी मैदान में कामयाबियाँ भी समेटी। महंगाई डबल डिजिट पर थी, अब सिंगल डिजिट पर है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आसमान की बुलंदियों को छू रही थी उन्हें वापस ज़मीन पर लाया गया। अशिया खुरनोश की कीमतें भी कम हुई और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। 2025 में 100 इंडेक्स ने बुलंदियों के मीनार खड़े किए। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,75,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। गुज़श्ता साल जो शरह सूद 22% पर थी वो 2025 के आखिर में 10.5% पर खड़ी रही। शरह सूद में कमी से कारोबार को बढ़ावा मिला और सरमायाकारी में इजाफा हुआ। रवां बरस सऊदी अरब और दीगर ममालिक की तरफ से रिफाइनरीज के मंसूबों और मादनियात की तलाश के लिए अरबों के मुआशी मुआहदे किए गए। पाकिस्तान के रिजर्व्स $20 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। करंट अकाउंट मुस्तकिल सरप्लस दिखा रहा है, जबकि तिजारती खसारे को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। दिवालिये के करीब खड़ी मईशत को न सिर्फ संभाला मिला बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों ने पाकिस्तानी मईशत की बढ़ोतरी पर एतमाद का इजहार भी किया। अलबत्ता अवाम की क़ुव्वत ख़रीद सुकड़ गई और रोज़गार के मौक़े इस कदर नहीं बढ़ सके जिस कदर बढ़ने चाहिए थे। लिहाजा अवाम रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर जाने को तरजीह देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सरमायाकारी और रोज़गार के नए वसाइल पैदा करने के लिए 2026 में मईशत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने वक्त निकाला। 2025 को आप कैसे देख रहे हैं मुआशी तौर पर, और क्या हमने जो टारगेट्स रखे थे वो मीट किए? देखिए, इसको इस तरह समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की IMF से एंगेजमेंट थी उसने पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आई और ये 5-7% के जो ब्रैकेट है उसमें आ गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें नहीं बढ़ रही, कीमतें बढ़ रही हैं बट कम रफ्तार से बढ़ रही हैं। बैरूनी खसारा कुछ संभल गया, जी स्लोली बढ़ रही है, ट्रू। जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया। कुछ पाकिस्तान का जो अंदरूनी खसारा है वो विद हैवी बाउट ऑफ टैक्सेशन, मैं हमेशा कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग पे, सैलरीड पे, नॉन सैलरीड पे, उनको लगाकर एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स करके, ये सारी एडजस्टमेंट्स और एक मॉनेटरी टाइटनिंग की, यानी कि 22% तक शरह सूद चली गई थी, उससे एक डिमांड को कम करके, इंपोर्ट के बिल को कम करके, और ओवरऑल इसका जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है उसको स्लो करके, यानी कि लास्ट ईयर जो क्लोज हुआ FY 25 3.1% ग्रोथ थी। जिस मुल्क में 2.5-3% की ग्रोथ पॉपुलेशन की हो तो फीकस आमदन में कोई तब्दीली नहीं आई, और अगर आप 3-4 साल का ग्रोथ पीरियड देखें तो 1.7% एवरेज ग्रोथ रही है। सो ग्रोथ टेक्स अ हिट। सो अहदाफ यही थे, अगर आप फंड के साथ एंगेज्ड हों कि आप फंड के साथ चलते रहें। सो अथॉरिटीज़ ने मनोवन फॉलो किया। एक उसके बाद गवर्नेंस रिपोर्ट भी आई, पाकिस्तान का एक ओवरऑल गवर्नेंस का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे एक जिसे कहेंगे बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हुई। उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक रेजिलियंस फैसिलिटी क्लाइमेट की हुई, उसमें भी कुछ पैसे मिल गए। इवेंचुअली इन सब पैसों ने करंट अकाउंट के संभलने, कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व जो है वो 15.9 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के बिल्ड हो गए। फिर आपने देखा कि पीआईए पे कुछ आगे मूव हुई क्योंकि आपको स्पेस मिल गई थी। दो वो लोकल है, उसमें एक 700 अरब की संक कॉस्ट है जो आपने अपने टैक्स के पैसे से सालाना की बुनियाद पर 30 अरब देने हैं, बट उसका जो आने वाला खसारा है लेट्स होप के उससे निकलना ही एक बहुत बड़ा अमर था। प्लस ये भी याद रखिए कि लेट्स होप कि दे कैन बिल्ड अ फ्रेमवर्क ऑफ अ पीआईए व्हिच यू नो लेगेसी में नहीं जाना चाहिए कि क्या आगे का फ्रेमवर्क होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अभी तो आई थिंक द प्रोसेस इज जस्ट बिगन कि व्हाट विल पीआईए बी, कैसी होगी, रीजनल एयरलाइन होगी, कहाँ लैंडिंग जो राइट्स हैं, जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं, कैन पीआईए रियली हेल्प द 10-12 मिलियन पीपल जो बाहर रहते हैं, कैन इट हेल्प क्रिएट an interest in Pakistan and tourism? You know, lot has yet to be seen. What kind of planes come in? There is a whole strategy of developing an airline, you know, bottom up। 18 जहाज की एयरलाइन तो कोई एयरलाइन नहीं होती ना। तो ये हमने देखा, पर हमने फिर भी यही देखा कि जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो गई, एनएफसी हो गया, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की सेविंग्स, पाकिस्तान की हाई कंजम्पशन, ये सब इश्यूज इंक्लूडिंग एनर्जी, मतलब उसका फाइनेंसिंग ठीक करना, यानी कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करना, वो तो एक बात थी, पर हम ये नहीं कर पाए कि हम इन इश्यूज को कुल्ली तौर पर हल कर सकें। So आप कह रहे हैं कि if you compare 2025 to 2024 तो 2025 थोड़ा स्टेबिलिटी लाने का साल था, यानी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जहाँ पे ज़लज़ले आए हुए थे उसे हुकूमत ने या हमारे थिंक टैंक्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा वाज़े फ़र्क तो नहीं आया है। बट इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि आईएमएफ की वो जो रिपोर्ट है करप्शन के हवाले से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्योंकि हम जहाँ पर एक्सपोर्ट पे जोर दे रहे हैं वहाँ पर हमें वो लूप होल्स भी इस साल दिखे ऑन डॉक्यूमेंटेड यू नो वर्जन्स पोजीशंस के, वो हम पूरी कौम को पता है कि ये घपले हुए हैं या ये होते हैं। देखिए, गुजारिश इस तरह से है कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट लेवल्स पे आ गया था, यू नो गो बैक 2023 में, तो वहां से फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यही कहता था कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी थ्रू द आईएमएफ क्रिएट की गई। दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन, दैट वाज द ओनली ऑप्शन, एंड सो वी वेंट विद द आईएमएफ जी, अवेलेबल ऑप्शन। और उसी ने ये जिन ममालिक का मैंने लिटरेचर पढ़ा है और जो आईएमएफ एंगेजमेंट्स रही हैं, जब भी ये एंगेजमेंट होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आईएमएफ यूज करता है, पहले 12 से 18 माह में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, वो पाकिस्तान में आ गई है। कुछ ममालिक उस स्टेबिलिटी को तब्दील कर पाते हैं इनटू अ ग्रोथ फ्रेमवर्क। पाकिस्तान 78 साल में आज भी हम ये कहते हैं कि ग्रोथ फ्रेमवर्क तो लिखना है, ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ऑन ग्रोथ ये रिमूव होने हैं। मैं आज भी यही कहता हूं कि लुकिंग फॉरवर्ड ये होना है। अब वो जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है जिसका अहाता उस रिपोर्ट में है जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो फिस्कल मैनेजमेंट हो, टैक्स पॉलिसी हो, पब्लिक स्पेंडिंग हो, मार्केट रेगुलेशन हो, फाइनेंशियल सेक्टर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, रूल ऑफ लॉ हो, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क्स हो, ये है ना वो रिपोर्ट। उस सारे रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो दिस इज द रिपोर्ट। ये इश्यूज वही फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी के हैं। मसलन मैं आपको मतलब एक मिसाल देता हूं कि आपकी स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म वेरी वेल, वो डिफॉल्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, इट हैज डन वेल, पर आज भी स्टॉक मार्केट के जो टॉप 10-15 कंपनीज हैं वो फर्टिलाइजर हैं, सीमेंट हैं, बैंक हैं, एनर्जी है। आपका स्ट्रक्चर तो अभी भी वही है। आप ये तो नहीं कह रहे कि हम कोई यू नो टेक कंपनीज ले आए हैं या हम कोई माइक्रोचिप कंपनीज लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, लो एग्री प्रोडक्टिविटी, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब फार्म टू मार्केट एग्री जो प्रोडक्ट आती है 10 से 30% जाया हो जाती है। ये हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग द कंपनीज ऑफ टुमारो। आज भी आप उन्हीं कंपनीज के बलबोते पर वही किस्म की इकोनॉमी रन कर रहे हैं। अब इस स्टेबिलिटी ने आपको जरूर वक्त और स्पेस दिया है। एक बहुत अच्छी चीज जो 2025 में हुई, 10 मई का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, उसने हमें एक ऐसी जिसे कहेंगे ना कैटापल्ट कर दिया है कि हम यू नो एक दुनिया में एक मकाम बना पाए हैं रिस्पॉन्सिबल नेशन का, एंड उस नेशन का कि 10 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। जो अब बेसिकली हम डिफेंस सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहे बल्कि हम डिफेंस का साजो सामान एक्सपोर्टर्स भी हो गए हैं।
तो हमने ये बड़ा अच्छा एक बिल्कुल आपने सही तस्करा किया। पर लास्टली मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी चीज़, एक तो जो शरह सूद कम हुई है जिसका आपने तस्करा किया, ज़ाहिर है इसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। आप इन्वेस्टर को जो है वो एतमाद देने के लिए शरह सूद को नीचे लेकर आए हैं, लेकिन क्या उस तरह इन्वेस्टमेंट आई? एंड प्लस हमने 2000 गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2015 में IMF की आखिरी किस्त नहीं ली थी। मुस्लिम लीग नून का दौर था, 15 या 16 की बात है, जब हमने कहा था कि वी आर गोइंग टू टेक ऑफ नाउ, तो हमने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया था। अब आप समझते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बार फिर है, वी कैन डू दैट और रिपीट इट? परवा आई ऑलवेज से दिस कि ये जो वर्ड्स है ना, टेक ऑफ और एशियन टाइगर, और ये आज की तारीख में मीनिंगलेस हो गए हैं। अगर आप AI अडॉप्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी बेहतर करेंगे, तो जरूर आप बेहतर हो जाएंगे। अब इस सारी गुफ्तगू में ये तो कोई जिक्र ही नहीं है कि पैदावारी सलाहियत, आज तक जिक्र क्या है? आज भी आप देखें तो जिक्र है टैक्स टू GDP कैसे बेहतर करना है। हमने क्रिप्टो के ऊपर भी बड़ा काम शुरू किया हुआ है, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं हमने खरीदनी कैसे है, बट वो हम कर रहे हैं। अब इसी तरह आपने जैसे जिक्र किया ना कि क्या इन्वेस्टमेंट टू GDP, ये है फंडामेंटल। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट जो GDP का ओवरऑल हुजम है उसका 13.8% है। जिस मुल्क ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया, चाइना, जिनके आप दोस्त भी हैं, आपके मिसाल भी देते हैं, इंडिया फॉर दैट मैटर, वो 30% अपनी GDP का री इन्वेस्ट करते हैं। ना हमारे यहाँ सेविंग्स हाई हैं, वो भी 11-12% पे हैं। हम 94% कंज्यूम कर जाते हैं। कंज्यूम क्यों कर जाते हैं? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत, ग्रोथ रेट हाई है, तो हमारी कंजम्पशन बहुत हाई है। इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है सेविंग्स के जो इन्वेस्टमेंट में जाएं। ये साइकिल नहीं टूट रहा। ये साइकिल टूटने की जो फ्रेमवर्क है उसको कहते हैं दिस इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऑन ग्रोइंग द इकोनॉमी एट 5-6% लेवल टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट विच विल हैव योर यूथ नॉट गो अब्रॉड। ये इजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड। क्या इस साइकिल को तोड़ने का तरीका है? यू हैव टू पुट अ टीम टुगेदर ऑफ इकोनॉमिस्ट जो कि ये लिख सकें कि ये साइकिल कैसे टूटना है एट अ वेरी वेरी इंटरवेंशनल लेवल, जो इंटरवीन भी कर सकें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तब्दील कर सकें, मतलब NFC कर सकें ताकि एक्सपेंडिचर टूटे। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, पाकिस्तान नहीं कर पाता। 2010 में लास्ट NFC किया था, 2025 में फरवा आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह डीरेगुलेशन, हम समझते हैं कि हम आसान कारोबार का जो लॉ लाए हैं, वो एक पोर्टल पे चीज को ले जाना इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन एक्चुअली सेइंग कि हम किस किस रेगुलेशन को कट करके एक प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ की बुनियाद रख रहे हैं। दैट्स समथिंग। और प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का खुद फरवा हैज टू थिंक कि ये वक्त वो नहीं है कि आप रियल एस्टेट में जब पैसे कमा लें उसमें डाल दें। यू हैव टू बी मच मोर एंटरप्रेन्योरियल। रिस्क टेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सरकार की गारंटी पे एनर्जी बनाते हैं, सरकार की मरात पर फर्टिलाइजर में गैस जाती है। दैट माइंडसेट हैज टू चेंज इनटू अ रिस्क टेकिंग माइंडसेट ऑफ अ कंट्री। दैट्स वेयर इनोवेशन टेक्स प्लेस। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान्स फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल सम अप एंड अप, क्योंकि बड़ी ज़रूरत थी हमें ये समझने की कि हमने 2025 में कहाँ कहाँ लैक किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त और राय हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद।